गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत हमने धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी हमने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम अब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। अब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत प्रमुख रूप से हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य इनको सम्मिलित करते हैं। जो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम सबसे पहले बौद्ध साहित्य को लेते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुयायी ने जिस साहित्य का सृजन किया था वह साहित्य पूर्णतः धार्मिक होते हुए ऐतिहासिक था। भारतीय इतिहास की सामग्री उसमें बहुत कुछ निहित है। और बौद्ध ग्रंथों में अगर हम लें तो सबसे पहले हमारे पास त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक मतलब 3 पीढ़ियां, जिनमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। और सूत पिटक के भी बाद में विभिन्न भाग किए गए हैं, जिनमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय, ये 5 विभिन्न सूत पिटक में निकाय मिलते हैं। इन सूत पिटक के 5 प्रमुख भाग हैं, या जिनको अध्याय भी हम बोल सकते हैं। और इन सभी निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित कहानी हमें मिलती है, जिनसे हमें उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, उस समय की आर्थिक धार्मिक स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जो बौद्ध सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है, और क्योंकि ये बौद्ध दर्शन के अध्ययन में काफी मदद करते हैं। कहानियों से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पातिमोक्ष है, महाबग है, चूलबग है, सूत विभंग है और परिवार, ये सभी जो भिक्षु भिक्षुणियों के नियम हैं, परिवार में भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों के बारे में वर्णन किया गया है। उपयुक्त जो 5 ग्रंथ हैं ये विनय पिटक के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? पातिमोक्ष, महाबग, चूलबग, सूत विभंग और परिवार, ये 5 हैं विनय पिटक के प्रमुख भाग। ठीक है। और जो परिवार है उसमें आते हैं भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम, यानी कि उनको कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, किन किन चीजों का उसको आश्रम में रहते हुए पालन करना चाहिए, कैसे सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्या उनके लिए नियम है, वो सभी हमें परिवार में हमें प्राप्त होते हैं, जो कि विनय पिटक का एक प्रमुख भाग है। तो इस प्रकार सूत पिटक है, उसके 5 भाग हैं। ये विनय पिटक के भाग हैं। सूत पिटक में हमने देखा मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुंदक निकाय। वहीं विनय पिटक में पातिमोक्ष, महाबग, चूलबग, सूत विभंग और परिवार, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखें यहाँ पे। इसके अलावा अभिधम पिटक में 7 प्रमुख ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें तत्व ज्ञान की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म और तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के अध्ययन में इन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। कुल मिला के जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में 3 प्रमुख पेटियां आती हैं, 3 प्रमुख भाग हैं। सूत पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और जो बुद्ध है उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वही विनय पिटक में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं, उनके लिए जो आचार के जो नियम बनाए गए हैं, नैतिक नियम है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार त्रिपिटक भी प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है, एक उपयोगी ग्रंथ है। त्रिपिटक की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो यह है कि बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण ये प्रस्तुत करते हैं। साथ ही तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसका भी बोध कराते हैं, क्योंकि इन पिटकों में उस समय के राजा, उसके द्वारा किए गए कार्य, उसकी वंशावली आदि की विभिन्न बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है। जो जातक ग्रंथ है, क्योंकि एक ये भी इसमें महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि विभिन्न जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध दिया था, तो उनके बारे उनका भी उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। तो जो बौद्ध साहित्य ग्रंथ है, सबसे पहले हमने त्रिपिटक लिया, उसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो है जातक ग्रंथ है। त्रिपिटक के बाद में जातक ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान बौद्ध साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जातक दूसरे स्थान पे हैं, और जो जातक हैं इनकी लगभग संख्या है 4
549। जातकों में जो महात्मा बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की कथाएं संग्रहित हैं, यानी पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म था उसकी जो कहानियां हैं वो जातकों में हमें प्राप्त होती हैं। यद्यपि जो इन कहानियों का जो मुख्य पहलू था वो धार्मिक है, किंतु उनके अध्ययन से हमें उस समय की तत्कालीन आर्थिक स्थिति पे और सामाजिक स्थिति पे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र पे भी ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। कुछ जातकों से बुद्ध पूर्व और बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का भी आभास मिलता है। तो ये जातक भी बहुत सारे भारतीय इतिहास के निर्माण में उपयोगी हैं। इसके पश्चात हम इसमें देखते हैं दीपवंश और महावंश, ये भी प्रमुख बौद्ध साहित्य हैं और इन दोनों ही, ये श्रीलंका के जो दोनों पाली महाकाव्य हैं और श्रीलंका के इतिहास इनमें मिलता है, दीपवंश और महावंशों में। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें श्रीलंका, जिसको प्राचीन भारत में सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो इसमें ये पाली भाषा में लिखे गए हैं दोनों महाकाव्य, और सिंहल द्वीप के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है, तो ये इसमें याद रखने योग्य है। मौर्य इतिहास के अध्ययन, मौर्य जो साम्राज्य का इतिहास है उसका अध्ययन में भी इन दोनों ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनकी जो सूचना को हमें स्वीकार करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि कहीं से भी हमें किसी भी स्रोत से, हमें साहित्य स्रोत से हमें जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उस स्रोत की प्रामाणिकता हमें अन्य स्रोतों से सिद्ध करनी पड़ती है। उसके बाद ही एक इतिहास का विद्यार्थी और इतिहासकार इनसे जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको अपने इतिहास निर्माण में काम में ले सकता है। इसके पश्चात जो दीपवंश महावंश के पश्चात जो अगला बौद्ध ग्रंथ है वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये भी एक पाली ग्रंथ है, और इसमें मिलिंद पन्हो का मतलब है, मिलिंद का यहाँ से आशय मिनाडर, जो कि एक यूनानी शासक था। पन्हो यानी कि मिनाडर से सवाल। तो इस पुस्तक में जो यूनानी नरेश मिलिंद या जिसको मिनेडर कहते हैं उसका और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप है। ये जो ग्रंथ है वो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे जो मिनेडर है वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न प्रश्न करता है, और नागसेन उन जो मिनेडर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनका उत्तर देता है। तो एक प्रश्न उत्तर शैली में ये ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ से हमें उस समय की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत का विदेशों से जो व्यापार था उसका सजीव चित्रण इसमें किया गया है। राजनीतिक अवस्था का भी इसमें कहीं कहीं हमें जानकारी इस पुस्तक में प्राप्त होती है, तो ये भी इतिहास के निर्माण में उपयोगी है। उपयुक्त जो बौद्ध ग्रंथ है पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसके अलावा कुछ संस्कृत भाषा में भी हमें बौद्ध साहित्य प्राप्त होता है, क्योंकि जो बौद्ध साहित्य की जो प्रमुख भाषा थी पाली भाषा थी, और इस वजह से हमें कुछ ऐसे ग्रंथ भी हमें बाद में जो संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य लिखा गया तो वहां से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त है। इन जो संस्कृत जो भाषा में जो बौद्ध साहित्य लिखा गया उनके अंतर्गत हम दिव्या वेदांत को ले सकते हैं, और यह एक गद्य पुस्तक है और जिससे हमें ये ऐतिहासिक महत्व भी रखती है, क्योंकि इस दिव्या वेदांत से हमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने, अशोक और उसके उत्तराधिकारियों के मध्य जो संघर्ष हुआ, अशोक का धम्म आदि अशोक के बारे में विभिन्न हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो प्रमुख स्रोत हम साहित्यिक स्रोत लेते हैं तो उसमें दिव्या वेदांत का भी उल्लेख करते हैं। इसके अलावा जो मंजूश्री मूलकल्प है ये भी एक संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें हमें मौर्यों के पूर्व और हस्त की राजनीतिक घटनाओं का बीच बीच में उल्लेख मात्र मिलता है। इस ग्रंथ का भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्व है। इसके अलावा अगला जो प्रमुख ग्रंथ है संस्कृत ग्रंथ बौद्ध साहित्य के अंतर्गत वह ललित विस्तार। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रकाश पड़ता है और प्रसंगतः तत्कालीन धार्मिक अवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ललित विस्तार के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया गया है। महात्मा बुद्ध का जीवन का की जो प्रमुख जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें ललित विस्तार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में ये प्रमुख ग्रंथ हो गए जिनसे हमें इतिहास के निर्माण में सहायता मिली। इसके अलावा हम जैन ग्रंथों पर अगर हम दृष्टिगत करें जैन साहित्य के अंतर्गत जो तो जैन साहित्य की भी
बौद्ध साहित्य की भांति ही धार्मिक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ग्रंथों में वह है आगम, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र। ये प्रमुख ग्रंथ है। तो परिशिष्ट पर्व भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के साथ साथ जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और जैन धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं, जैन धर्म को प्रश्रय देने वाले विभिन्न शासकों के बारे में भी परिशिष्ट पर्व से जानकारी प्राप्त होती है। जो भद्रबाहु चरित्र है दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें जो भद्रबाहु जो प्रमुख जैनाचार्य थे उनके साथ साथ इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ ही दक्षिण भारत में जो कर्नाटक पास स्वर्णबेलगोला है वहां गया था और उनके निर्देशन में ही संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो भद्रबाहु चरित्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उपयुक्त इन ग्रंथों के अलावा कथा कोश है, पुण्याश्रव कथा कोश है, लोक विभाग है, त्रिलोक प्रज्ञप्ति है, आवश्यक सूत्र है, भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र जिससे हमें 14 महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कालिका पुराण है। अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें भारतीय इतिहास से संबंधित उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। इसके अलावा अ, इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री हमें प्राप्त हुई है, जैसे कल्पसूत्र हैं उनसे भी हमें सामग्री प्राप्त होती है। जो आगम साहित्य है जिसमें 10 अंग, 10 उपांग, 12 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, इनसे भी हमें जैन धर्म, महावीर स्वामी और जो पूर्व में जो उनके तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर, उनके जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जैन साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख धार्मिक साहित्य था और इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखे और दूसरा हमने अब्राह्मण ग्रंथ जिसमें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य का हमने अध्ययन किया। जो अगला हमारा टॉपिक है वह है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य साहित्यिक स्रोतों के अंत को हमने ऊपर 2 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक धार्मिक साहित्य था और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। याद रखिए धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया और अब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया। जो अब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हमने जैन साहित्य का और बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य या धर्मित्र साहित्य, जिसको हम धर्मित्र साहित्य भी कहते हैं। और इसमें 5 प्रकार का साहित्य में प्राप्त होता है, जिसमें ऐतिहासिक साहित्य है, अर्ध ऐतिहासिक साहित्य है, विदेशी यात्राओं का, विदेशी जो यात्री है उनका वृतांत या विदेशी विवरण है, जीवनीय है, कल्पना प्रधान गल्प साहित्य में प्राप्त होता है और ऐतिहासिक ग्रंथ हमें इसमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में मदद प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हमें राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है, शासन प्रबंध, राजनीतिक परिस्थितियों के अतिरिक्त आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक शब्द जो जिनका वास्तविक अर्थ लिया गया उनसे यहाँ जो मतलब ऐतिहासिक ग्रंथों में जो हम ऐतिहासिक शब्द यूज कर रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ ये है कि हमें इन ग्रंथों के ऐतिहासिक ग्रंथ क्यों कहें, तो हमें इन जिन ग्रंथों से हमें राजाओं और उनके शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि राजाओं की वंशानुचरित उनकी वंशावली और उनके जो शासन प्रबंध है, जो प्रशासन है, उसके बारे में जो प्रकाश डाला गया है। इस वजह से ही इन चीजों पर प्रकाश डालने की वजह से ही इन ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। जिनमें हम जो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जो श्रेणी में आता है वह है राजतरंगिणी, जो कि भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़ और प्राचीन भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको ठीक अर्थ में हम ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं। इसकी रचना 1149-50 में हुई थी और राग द्वेष से विनिर्मित होकर कल्हड़ ने तथ्यों की विवेचना करना ही एक इतिहासकार का उद्देश्य समझा था। उसने कहा था कि एक इतिहासकार को पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर विभिन्न तथ्यों का अपने इतिहास में विवेचन करना चाहिए। राजतरंगिणी के लेखक का दृष्टिकोण पूर्णतः ऐतिहासिक था। उसने कश्मीर का जो पूर्ण इतिहास लिखा है, जो आदिकाल से लेकर और उसने अपने समय तक का संपूर्ण इतिहास, कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा है। विभिन्न ग्रंथों के आधार के अध्ययन के पश्चात ही कल्हड़ ने अपनी पुस्तक की रचना की। यद्यपि इस ग्रंथ में कुछ काल्पनिक कथाओं का भी समावेश मिलता है, पर 7वीं शताब्दी ईस्वी के पश्चात जो कश्मीर
का इतिहास इस पुस्तक में वर्णित है वे पूर्ण रूप से विश्वास करने योग्य है। तो इस प्रकार राष्ट्रकनी भी एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा जो गुजराती इतिहासकार कश्मीर की भांति गुजरात में भी अपने वीरों के गुणगान नृत्यों को नवीन बनाने की प्रथा प्रचलित हुई। अनेक कवियों लेखकों ने इस ओर सफल प्रयास किए। जैसे सोमेश्वर का नाम लेते हैं, इसमें प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये गुजराती इतिहासकार थे जिन्होंने दो पुस्तकें, एक रासमाला है, दूसरा कीर्ति कौमुदी, ये गुजराती इतिहास के बारे में बहुत कुछ प्रकाश डालती है। इनको भी याद रखिए। अरिजीत सिंह के सुकृति संकीर्तन, राजशेखर का प्रबंध कोश, जय सिंह के हमीर, मदमर्दन, वस्तुपाल, तेजपाल प्रशस्ति के अध्ययन से गुजराती इतिहास भी आभासित हो जाता है। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि भी प्रमुख है। उदय प्रभा की कृति कीर्ति, कुलोलिनी, बालचंद्र का वसंत विलास भी ऐसे प्रमुख ग्रंथ है जिसे हमें इतिहास से गुजराती इतिहास के बारे में प्रकाश पड़ता है। इन सभी ग्रंथकारों का उद्देश्य प्रशस्ति और गुणगान रहा है, किंतु इनमें ऐतिहासिक ग्रंथों का भी अभाव नहीं है, क्योंकि इसमें जहाँ गुजरात के जो चालुक्य वंश के अधीन जो गुजरात की ऐतिहासिक गतिविधियां हुई है वो इन ग्रंथों में उनका सजीव उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार ये भी प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें जो तीसरा प्रमुख ग्रंथ है हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले सकते हैं। ये भी इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है कि ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में आता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इस ग्रंथ में हमें मौर्यकालीन इतिहास, जो मौर्यकालीन भारत है उसकी शासन पद्धति, राजनीतिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जो दास प्रथा है, गुप्तचर प्रणाली आदि का विशद विवेचन हमें इसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र को माना जाता है। इसमें ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के इतिहास के लिए इस ग्रंथ से हमें अच्छी सहायता प्राप्त होती है प्राचीन इतिहास के निर्माण में। इसके बाद हम शुक्रनीति सार को देखते हैं। ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसके अध्ययन से हमें तत्कालीन भारतीय समाज चिंतन और उसकी प्रवृत्तियों का हमें बोध होता है। राजनीतिक से संबंधित कुछ तथ्यों का ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है, जो कि किसी राजा विशेष का नहीं है। इस प्रकार इसमें हमें इस प्रकार के नीति ग्रंथों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य प्रमुख ग्रंथों में हम देखें तो कामनदत्त का नीति सार है, जो लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में कामनदत्त ने जो कौटिल्य का शास्त्र था उस पर टीका लिखी थी, जो कि नीति सार के रूप में प्रसिद्ध हुई। यानी कौटिल्य के शास्त्र से अनेक सिद्धांत अपनी पुस्तक नीति शास्त्र में उन्होंने संग्रहित किए और कुछ मौलिक पदों की भी उन्होंने रचना की। तो एक तरह से ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो कौटिल्य के शास्त्र की प्रमुख टीका है तो वो कामोदक द्वारा रचित नीति शास्त्र। उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों को अपनी पुस्तक में उल्लेखित किया है, साथ में कुछ नवीन पदों का भी उन्होंने इसमें रचना की है, मौलिक पदों की भी उसने रचना की है। अर्थशास्त्र की भांति प्रचलित हो गया, अनेक संस्कृत टीकाकार और लेखकों ने इसे उद्धृत भी किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समकक्ष कामोदक नीति शास्त्र का उतना महत्व नहीं है, किंतु उस युग के राजस्व सिद्धांत हैं, राजा की कर्तव्य है, अन्य सामाजिक रीतियां हैं, इनके बारे में हमें कामोदक के नीति शास्त्र से स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं बृहस्पति अर्थशास्त्र की परिपाटी में कम से कम 20 ग्रंथों की रचना हुई है, किंतु ये वे या तो काल के प्रभाव में समाप्त हो गए या किसी विशाल काय ग्रंथों की महानता में विलुप्त हो गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पश्चात केवल एक और अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है जो बृहस्पति अर्थशास्त्र के नाम से विख्यात है। विषय की उपयोगिता के दृष्टिकोण से ही इस ग्रंथ को भी ऐतिहासिक ग्रंथ की कोटि में रखा गया। इसकी रचना तिथि के विषय में कोई प्रमाणित शब्द से प्राप्त नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके कुछ अंशों की रचना 9वीं और 10वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनसे इतिहास निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत इस वर्ग में उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है उन्हें विषय में केवल इतना कहना होगा कि उनके लेखकों का उद्देश्य यद्यपि ऐतिहासिक नहीं था, पर जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण करके ग्रंथों की रचना की थी वो इतिहास के समानांतर है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे ग्रंथ जिनके रचयिता ये नहीं चाहते थे कि उनका जो उद्देश्य था वो ऐतिहासिक हो, लेकिन उन्होंने उस मार्ग का अनुसरण किया, उस पद्धति का अनुसरण किया जो पद्धति ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखने में
ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखने में काम आती है, उसी पद्धति का अनुसरण इन लेखकों द्वारा किया गया। यानी कि उद्देश्य ये नहीं था कि वो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, लेकिन उन्होंने जो मार्ग अनुसरण किया उसके आधार पर इन ग्रंथों की रचना हुई, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथों के समानांतर मानी जाती है। इसी वजह से इन ग्रंथों को अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि उद्देश्य उनका ऐतिहासिक ग्रंथ लिखना नहीं था, लेकिन उन्होंने उसी मार्ग का अनुसरण किया जो कि ऐतिहासिक ग्रंथों के समानांतर है। अतः इन ग्रंथों में ऐतिहासिक घटनाओं का हमें प्रतिबिंब आभास सिद्ध होता है। इसके जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथों में पाणिनि का अष्टाध्यायी है और गार्गी संहिता है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, मार्ग संहिता नहीं है, ये गार्गी संहिता है। पतंजलि का महाभाष्य है, कालिदास का मालविका अग्निमित्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ये प्रमुख इतिहास अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में भी, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इनका विस्तार से अगर हम उल्लेख करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी ये एक व्याकरण ग्रंथ है, किंतु इसमें पूर्व मौर्यकालीन राजनीतिक की व्यवस्था पर भी प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में कुछ व्याकरणों का भी उल्लेख किया गया है जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि इससे पूर्वी संस्कृत के कुछ अन्य व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई थी। जो गार्गी संहिता है यह भी पुराण का ही एक भाग है। इसमें यवन आक्रमणों का उल्लेख किया गया है और ये मतलब अगर कुछ अन्य साक्ष्यों के साथ गार्गी संहिता को भी एक स्रोत के रूप में उल्लेख किया जाता है जिनसे हमें यवन आक्रमणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें कि इसमें हमें यह प्राप्त होता है कि प्रथम सदी के लगभग या इसके आसपास भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। यह उल्लेख हमें गार्गी संहिता से प्राप्त होता है। इसके अलावा पतंजलि का जो महाभाष्य है पाणिनि के अष्टाध्यायी के विवादाग्रस्त सिद्धांतों और कुछ जो बोधगम्य नियम है उनको सुलझाने का पतंजलि के महाभाष्य में जो है वो प्रयास किया गया है। किंतु प्रसंगतः उदाहरणों और स्पष्टीकरण के रूप में जिन उपादानों का प्रयोग किया गया है उनसे हमें इतिहास निर्माण के लिए प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। कालिदास के मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास का एक प्रमुख नाटक है, इसका प्रथम नाटक था और जिसमें मालविका और अग्निमित्र इसके जीवन इन दोनों के प्रसंग और के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पूर्णतः एक साहित्यिक प्रवृत्ति का ग्रंथ था, किंतु इसमें कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता का बोध भी हमें प्राप्त होता है। इस कारण इस नाटक को अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की कोटि में रखा गया है, क्योंकि इस नाटक में जो अग्निमित्र थे सोमू वंश के प्रमुख शासक थे और इसके साथ उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बोध होता है, उनके आंतरिक जीवन का जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त कृत ये नाटक है। यद्यपि इसमें कल्पना का आश्रय लिया हुआ है, किंतु अपनी साहित्यिकता की पूर्णता को भी ये प्राप्त करता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसके मंत्री चाणक्य और कुछ तत्कालीन राजाओं का उल्लेख हमें उल्लेख इस ग्रंथ में हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो मौर्यकाल इतिहास की जानकारी का भी एक प्रमुख स्रोत है ये संस्कृत साहित्य का संभवतः प्रथम जासूसी नाटक है। यद्यपि इसके ऐतिहासिक नाटक की ही संज्ञा दी गई है और ये मौर्यकालीन भारत पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार मुद्रा राक्षस भी कर्द ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं विदेशी विवरण। विदेशी विवरणों के अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो अगले वीडियो में हम उनके बारे में देखते हैं। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।